बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ के पास बसे एक छोटे से गांव मनोहरपुर में विक्रम अपनी पत्नी सरिता, छोटी बेटी गुड़िया और अपने बूढ़े पिता हरिनाथ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। विक्रम की मां का देहांत काफी समय पहले हो चुका था और हरिनाथ की तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं रहती थी। विक्रम के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा चलाता था। अप्रैल का महीना था। यूं तो गर्मियों में तापमान अक्सर 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से मनोहरपुर गांव के लोग बहुत परेशान थे। अरे देख रहे हो भाई साहब, इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। सूरज अभी उगा ही है और उगते ही देखो कैसे आग बरसा रहा है, मानो धरती को जलाकर राख कर देगा। हाँ रामकिशन भाई, इस साल की गर्मी तो कुछ ज्यादा ही भयंकर है। इतनी कड़ी धूप में काम करना तो बहुत मुश्किल हो गया है। घर से निकलते ही पूरा शरीर पसीने से टपकने लगता है और पैर तो गर्म रेत से सिक जाते हैं। लगता है इस बार प्रकृति ने हम गरीबों को सताने की ठान ली है। हाजी, आप अकेले ही इतनी कड़ी धूप में खेत में कितनी मेहनत करते हो? आपको तो इस गर्मी में कितनी परेशानी होती होगी ना? अरे रामकिशन भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर गरीब ही मौसम के डर से घर बैठ गया तो खाएगा क्या? परिवार का पेट कैसे भरेगा? ये धूप, ये गर्मी सब सहना पड़ेगा भाई। हमारी तो यही नियति है। हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कहते हो। काम तो करना ही पड़ेगा और इसके अलावा हम गरीब कर ही क्या सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए खाना बांध देती हूँ। ये लीजिए जी, मैंने आपका खाना बांध दिया है। समय पर खा लीजिएगा। और हाँ, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धूप में ज़्यादा देर काम मत करना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ ठीक है सरिता, अब मैं चलता हूँ। तुम बेटी का ख्याल रखना और बाबूजी को टाइम पर दवाइयाँ दे देना। मैं शाम को जल्दी ही लौट आऊंगा। इतना कहकर विक्रम खेत के लिए चल पड़ता है। विक्रम अपने खेत पहुंचकर देखता है कि उसकी सारी फसल पूरी तरह से पककर खेत में सोने की तरह लहलहा रही है। ये देखकर विक्रम बहुत खुश होता है। अरे वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी लग रही है। देखो कैसे सुनहरी बालियां लहलहा रही हैं। लगता है इस बार अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। शायद इस बार बेटी के लिए नई फ्रॉक और सरिता के लिए साड़ी ला सकूं। विक्रम ये सब बातें करते करते फसल की कटाई शुरू करने ही वाला था कि तभी उसके पास उसका दोस्त महेश दौड़ा दौड़ा आता है। अरे क्या बात है महेश भाई, आज कैसे दौड़े दौड़े आ रहे हो? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे विक्रम भाई, तुम मेरे साथ जल्दी से घर चलो, बहुत जरूरी है। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। सरिता भाभी बहुत घबराई हुई हैं। जल्दी चलो। विक्रम घर पहुंचकर देखता है कि उसके पिताजी बिस्तर पर लेटे दर्द भरी आवाज में कराह रहे हैं और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। अरे पिताजी, आपको क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी? मुझे बताइए ना, कहाँ दर्द हो रहा है? विक्रम के बार बार पूछने पर भी हरिनाथ कुछ नहीं बोलते, बस दर्द से कराहे जा रहे थे। विक्रम से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जाती है और वो जल्दी से उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए विक्रम जी, मैंने आपके पिताजी की अच्छे से जांच की है, जिसमें पता चला है कि इनको एक गंभीर बीमारी है जिसका इलाज केवल ऑपरेशन से ही संभव है और इस ऑपरेशन में लगभग 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या कहा डॉक्टर साहब? 50,000?
इतने सारे पैसे? डॉक्टर साहब, मैं बहुत गरीब हूँ। इतने सारे पैसे मैं गरीबी में कहाँ से ले आऊँगा? मेरे पास तो बस थोड़ी सी खेती है, उसी से मुश्किल से परिवार चलता है। देखिए विक्रम जी, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन पैसे का तो इंतजाम करना ही होगा। आपको आज शाम तक का समय है, जल्दी इंतजाम करिए, वरना मैं आपके पिता की जान की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बेचारा विक्रम चुपचाप खड़े यही सोचे जा रहा था कि वो इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा। यही चिंता उसके मन को खाए जा रही थी। बेचारा विक्रम दुखी मन से मन में चिंताओं का पहाड़ लेकर घर की ओर चल पड़ता है। देख लो सरिता, अब मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबूजी की जान खतरे में है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये कैसी विपदा आ गई है हम पर? अजी, आप चिंता क्यों करते हो? वो मेरे गहने पड़े हैं ना, आप उन्हें बेच दो और बाबूजी का इलाज करवा लो। जान से बढ़कर कुछ नहीं होता। अरे सरिता, उन्हें कैसे बेच दें? वो तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना, और वैसे भी उन गहनों के बदले में ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। मैं तुम्हारी इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे ले सकता हूँ? अजी, इन गहनों की कीमत बाबूजी की जान से ज्यादा है क्या? कोई बात नहीं, गहने तो हम और ले लेंगे जब अच्छे दिन आएंगे। आप इन्हें जल्दी से बेच दीजिए और बाबूजी का इलाज करवाइए, देर मत कीजिए। अच्छा ठीक है सरिता, तुम सच में बहुत महान हो। मैं अभी इन गहनों को लेकर लाला छोटे लाल के पास जाता हूँ। भगवान चाहे तो सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर विक्रम वहां से चल पड़ता है। अरे आओ आओ विक्रम, आज कैसे भागे भागे आ रहे हो? क्या हुआ, कोई मुसीबत है क्या? अरे लाला जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन करने के लिए बोला है, जिसके लिए 50,000 रुपए चाहिए। ये लो लाला जी, मेरी बीवी के गहने। आप इनके बदले में मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपका बहुत एहसानमंद रहूंगा। अरे विक्रम, मैं तुम्हें इन गहनों के बदले में केवल 10,000 रुपए ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। क्या लाला जी, सिर्फ 10,000? लेकिन ये गहने तो इससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। हाँ विक्रम, मैं इन गहनों के बस 10,000 ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं दूंगा। लेने हैं तो बताओ, वरना यहां से चलते बनो। अरे लाला जी, ऐसे मत करो। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं अपने पिता की जान नहीं बचा पाऊंगा। मुझे 50,000 रुपये दे दो लाला जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं आपका कर्जदार हमेशा रहूंगा। देख विक्रम, मैं तुम्हारे लिए बस इतना कर सकता हूं। तुम अपना घर और जमीन गिरवी रख दो और उसके बदले में मैं तुम्हें पूरे 50,000 रुपए दे दूंगा। और जैसे ही तुम मेरे पैसे ब्याज समेत चुका दोगे तो मैं तुम्हारा घर जमीन वापस कर दूंगा। ये मेरी अंतिम पेशकश है। विक्रम कुछ देर तो चुप रहता है, लेकिन फिर हाँ कर देता है। वो बेचारा कर ही क्या सकता था। तो अपने घर जमीन को गिरवी रखकर वो लाला छोटे लाल से 50,000 रुपए ले लेता है। मैं आपको आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा लाला जी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतना कहकर विक्रम सीधा हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है। ये लीजिए डॉक्टर साहब, 50,000 रुपए। और अब आप मेरे पिताजी का इलाज शुरू कीजिए, जल्दी कीजिए। पैसे लेकर वो डॉक्टर विक्रम के पिता का इलाज कर देते हैं। विक्रम अपने पिता का सफल ऑपरेशन करवाने के बाद उन्हें डॉक्टर की सलाह और देखभाल के साथ घर ले आता है। अजी, आ गए आप? बाबूजी की तबीयत कैसी है अब?
अब तो पिताजी की तबीयत ठीक है सरिता। ऑपरेशन हो चुका है, बस डॉक्टर ने इनको थोड़ा आराम और दवाइयां समय पर लेने को बोला है। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मजबूरी में बेचारे विक्रम को न चाहते हुए भी अपना घर और खेत गिरवी रखने पड़े और अब इस भयंकर गर्मी में उसकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हो चुकी थी। अजी, देख रहे हो, घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा है और बाबूजी की दवाइयां भी खत्म होने ही वाली हैं। अब हम क्या करेंगे? हाँ सरिता, सब पता है मुझे। मैं आज ही कोई काम की तलाश में जा रहा हूँ। तुम बाबूजी को समय पर दवाइयाँ दे देना और आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बिटिया को बाहर मत जाने देना, उसका ख्याल रखना। अजी, हमें उस लाला छोटे लाल के पैसे भी चुकाने हैं ना, और ऊपर से ये तपती गर्मी भी जान ले रही है। आप अकेले इतने पैसे कहाँ से जुटा पाएंगे? मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी यहीं आसपास कोई छोटा मोटा काम देख लूँ। कम से कम बाबूजी की दवाई और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो हो सके। अच्छा ठीक है सरिता, तुम यहीं घर के आसपास कोई काम देख लेना। अभी मैं भी कोई काम की तलाश करता हूँ। इतना कहकर विक्रम वहां से चला जाता है। दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करते हैं तो उन दोनों को काम मिल जाता है। वे दोनों इस कड़कती गर्मी में सुबह से शाम तक खूब मेहनत करते हैं, जिससे उनकी इतनी आमदनी हो जाती कि उनके घर का राशन और बाबूजी की दवाइयां आ सके। सुबह होते ही विक्रम काम पर चला जाता है। माँ, ओ माँ, देखो ना आज कितनी गर्मी है। पिताजी को बोलो ना घर में एक कूलर ले आए। इतनी गर्मी में सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। बेटा, अभी हम लोगों के पास कूलर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। घर में एक पंखा है, अभी उसी से काम चलाना पड़ेगा। थोड़ा समझदार बनो बेटा। लेकिन माँ, ये पंखा चलता ही कहाँ है? ये पंखा इतनी धीरे धीरे घूमता है कि इसकी हवा ही नहीं लगती। और देखो इस गर्मी से मेरा कैसा हाल हो गया है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है माँ। बेटा, एक काम कर, तू जाकर ठंडे पानी से नहा ले तो तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये गर्मी तो हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं। और ना हम इतने अमीर हैं कि गर्मी से बचने के लिए हम अपने घर में एसी या कूलर लगवा सकें। समझो बेटा, हम गरीब लोग हैं। सरिता अपनी बेटी से ये कह ही रही होती है कि तभी उनके घर लाला छोटे लाल आ जाता है। विक्रम, अरे ओ विक्रम, घर पे हो क्या? बाहर तो आओ जरा। आइए लाला जी, राम राम। आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? और गुड़िया के पापा तो घर पर नहीं है, वे तो सुबह ही काम पर चले जाते हैं। अरे सरिता, वो विक्रम ने मुझसे 50,000 रुपए लिए थे, वही लेने आया हूं। अच्छा तो मैं शाम को फिर आता हूं। इतना कहकर लाला छोटे लाल वहां से चला जाता है, लेकिन बेचारी सरिता अब इस चिंता में डूब जाती है कि इतने पैसों का इंतजाम अब कैसे होगा। चिंताओं से घिरी पैसों के बारे में सोचते सोचते वो भी काम पर चली जाती है। वे बेचारे दोनों इस चिलचिलाती धूप में कड़ी मेहनत करते ताकि किसी तरह एक एक पैसा जोड़कर अपने परिवार का गुजारा चला सके। बाहर जून की गर्मी अपना कहर बरसा रही थी। सूरज तो मानो आसमान से आग बरसा रहा था, जैसे धरती से उसकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। गांव का चौपाल जहां लोग आकर बैठा करते थे, बच्चे जहां खेला करते थे, अब वो सूना पड़ा था। पक्षियों ने भी उड़ना छोड़ दिया था और इंसान तो जैसे घरों में कैद हो गए थे। गर्म लू ऐसे चल रही थी जैसे रेत के तूफान में सब कुछ बहा ले जाएगी। कुछ इक्के दुक्के लोग ही थे जो विक्रम की तरह इस कड़कड़ाती गर्मी में अपना पेट पालने के लिए अपना पसीना बहा रहे थे। शाम होते होते विक्रम मेहनत मजदूरी करके घर की ओर चल पड़ता है, लेकिन गर्मी अभी भी अपने चरम सीमा पर थी। पसीने से लथपथ विक्रम घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर के दरवाजे पर खड़ी सरिता उसके आने की राह देख रही है।
हे भगवान, पता नहीं इस साल ऊपर वाला कैसी गर्मी का कहर बरसा रहा है। काम करते हुए ऐसा लग रहा था कि मैं अभी चक्कर खाकर गिरी जाऊंगी। आप कैसे हो? हाँ जी, आज तो गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। लगता है कि सूरज आज हमारे शरीर का पूरा खून चूस कर ही मानेगा। सरिता, जल्दी से कुछ ठंडा लाओ पीने को, वरना लग रहा है ये बेरहम गर्मी तो जान ही ले लेगी। वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि लाला छोटे लाल उनके घर फिर से आ धमकता है। अरे क्या बात है विक्रम, तू वो पैसे कब देगा? वो रकम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ब्याज ब्याज करके अब तुम्हारी ओर 65,000 रुपए हो गए हैं। 2 महीने होने को आए हैं और तुमने अभी तक एक फूटी कौड़ी तक नहीं चुकाई। क्या बात है? क्या बात है लाला जी, इतने सारे पैसे कर दिए ब्याज के, लेकिन अभी तो हमारी इतनी आमदनी नहीं हुई कि हम आपके इतने सारे पैसे एक साथ चुका सकें। थोड़ा धैर्य रखिए लाला जी। देख विक्रम, मैं आमदनी वामदनी कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। लाला जी, आप मुझे बस थोड़ी सी ही मोहलत और दीजिए, मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मेरे बाबूजी बीमार हैं, बच्ची छोटी है, थोड़ा तो रहम करिए। देख विक्रम, मैं ज्यादा फिराकर बातें नहीं करता, तुझे बस 3 दिन का समय है। मुझे मेरे पैसे जल्द से जल्द चाहिए, वरना तुझे तेरे पूरे परिवार के साथ इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गए? इतना कहकर लाला छोटे लाल बिना विक्रम की एक बात सुने वहां से चल पड़ता है। अरे सरिता, अब इतने पैसों का इंतजाम हम अचानक से कैसे करें? कुछ समझ नहीं आ रहा, ये कैसी मुसीबत आ गई है। हाँ जी, लेकिन इंतजाम तो करना ही होगा, वरना ये लाला हमें घर से बाहर फेंकवा देगा। आप एक काम कीजिए ना, अपने दोस्त बलराम या आपके सेठ रतनलाल से पैसे मांगकर देख लो, क्या पता वे मदद कर दे। सरिता, मैं पैसों का इंतजाम करने जा रहा हूं, तुम आज घर पे ही रहना। देखो, अभी सूरज ठीक से निकला ही नहीं और गर्मी ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया। तुम बेटी और बाबूजी का ध्यान रखना। इतना कहकर विक्रम सुबह सुबह पैसों का इंतजाम करने के लिए घर से निकल पड़ता है। सबसे पहले विक्रम अपने दोस्त बलराम के घर जाता है, जिसकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी थी, क्योंकि वो पास के ही शहर में नौकरी करता था। विक्रम बलराम को सारी बातें बताता है और उसे मदद की गुहार लगाता है। बलराम भाई, मेरी कुछ समय के लिए मदद कर दो, मैं जल्द ही तुम्हारे सारे पैसे वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने उस लाला छोटे लाल को पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बेदखल कर देगा। तुम तो मेरी बचपन के साथी हो, मेरी मदद करो भाई। क्या 65,000 रुपए? ना ना विक्रम भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और मेरी बेटी एसी लेने की जिद कर रही है। माफ करना विक्रम भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे भी अपने घर परिवार की चिंता है। बलराम विक्रम की बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। बेचारा विक्रम वहां से दुखी मन से चला जाता है। वो अपने दोस्त, रिश्तेदार सबसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। विक्रम को मदद के लिए भटकते भटकते 2 दिन हो चुके थे। आखिर वो मदद की उम्मीद लेकर अपने सेठ रतनलाल के पास जाता है, जिसके यहाँ वो मजदूरी करता था। विक्रम अपने सेठ को अपनी सारी व्यथा सुनाता है। सेठ जी, अब तो केवल आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो, मेरी मदद करो सेठ जी, नहीं तो वो लाला छोटे लाल मुझे घर से निकाल देगा। मैं आपकी बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा, लेकिन आप मेरी मदद तो करिए। अरे विक्रम, जो तुम बोल रहे हो वो तो बहुत बड़ी रकम है और अभी तो तुम्हें काम करते हुए 2 महीने ही हुए हैं, और वैसे भी इस गर्मी में धंधा बहुत ज्यादा मंदा चल रहा है। तो माफ करना विक्रम, मैं तुम्हें इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकता, मैं भी मजबूर हूं। ऐसा मत करो मालिक, किसी ने मेरी मदद नहीं की, आप तो मेरी मदद करो मालिक। मैं आपका एक एक पैसा दिन रात मेहनत करके चुका दूंगा। मेरे बाबूजी बीमार हैं, मेरी छोटी बच्ची है, आप तो समझिए मेरी मजबूरी को। अरे विक्रम, ऐसे मैं सबको पैसे देता रहा फिर तो मेरा एक दिन दिवालिया ही निकल जाएगा। माफ करो भाई, मैं तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं दे सकता। नहीं भाई नहीं।
विक्रम की आखिरी उम्मीद उसका सेठ रतनलाल भी उसकी कोई मदद नहीं करता है। बेचारा विक्रम खाली हाथ वहां से निराशा भरी नजरों से चला जाता है। वो बेचारा मन ही मन अपनी किस्मत और आजकल के लोगों के इस बुरे व्यवहार के बारे में सोचे जा रहा था। हे भगवान, कैसा समय आ गया है। कोई भी मदद करने को तैयार ही नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कल तक मैं अपने घर को बचा पाऊंगा भी या नहीं। ऐसा सोचते सोचते विक्रम घर पहुंचता है। अजी, आ गए आप? कुछ इंतजाम हुआ पैसे का? नहीं सरिता, मैं अपने दोस्त, रिश्तेदार, यहाँ तक कि अपने सेठ सबके पास जाकर देख लिया। कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। सब अपनी अपनी मुसीबतों में उलझे हैं। अरे फिर क्या होगा जी? वो लाला छोटेलाल कल पता नहीं क्या करेगा। हाँ सरिता, यही तो चिंता खाई जा रही है। अब तो बस ऊपर वाला ही जाने क्या होगा। अजी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पिछली बार जब लाला छोटेलाल आया था तो वो कह रहा था ना, अगर हमने उसे पूरे पैसे नहीं दिए तो वो हमें घर से बाहर निकाल देगा। अगर उसने सच में ऐसा किया तो हम इतनी गर्मी में बाबूजी और बच्ची को लेकर कहाँ जाएंगे? ये सोच सोच कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह के ठीक 10 भी नहीं बजे थे कि लाला छोटेलाल विक्रम के घर पर आ जाता है। विक्रम, अरे ओ विक्रम, बाहर आ तो जा। लाला छोटेलाल की आवाज सुनकर सरिता और विक्रम घबरा जाते हैं। ये आ गया सुबह सुबह, अब क्या होगा? विक्रम और सरिता बाहर आकर देखते हैं कि लाला छोटेलाल अपने मूंछों पर ताव दिए गुस्से में उनके घर के बाहर खड़ा है। ला भाई विक्रम, मेरे 65,000 रुपए दे। तुझे दिया हुआ 3 दिन का समय पूरा हो चुका है। अब और मोहलत नहीं, पैसे दो, नहीं तो। लाला जी, अभी तक मुझसे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया है। आप मुझे थोड़ी सी मोहलत और दीजिए। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा, मैं वादा करता हूं। मोहलत? अरे भाई, और कितनी मोहलत दूं? पिछले कितने दिनों से तुम्हारे मुंह से यही बात सुनते आ रहा हूं, लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला। जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और मेरे घर से निकल जाओ, अभी इसी वक्त। ऐसा मत करो लाला जी, थोड़ा रहम करो मुझ गरीब पर। आप मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपको सारे पैसे दे दूंगा। इतनी गर्मी में मैं अपने परिवार को लेकर कहाँ जाऊंगा? मेरे बाबूजी बीमार हैं, बच्ची छोटी है, मेरे पास तो रहने का कोई और ठिकाना भी नहीं है। वो सब मैं नहीं जानता विक्रम। निर्धारित समय पर तुमने मुझे पैसे नहीं लौटाए, इसलिए तुम्हारा गिरवी रखा हुआ घर और जमीन अब मेरे हो चुके हैं। ये कानून है। अब तुम सब यहाँ से निकलो। इतना कहकर लाला छोटेलाल विक्रम और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल देता है। विक्रम लाला के सामने बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है। बेचारा विक्रम उस भरी दोपहरी में अपने परिवार को लेकर घर से चल पड़ता है। पापा, उन अंकल ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? अब हम इतनी गर्मी में कहाँ पर जाएंगे? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही है पापा। बेटा, थोड़ा सब्र करो। घर से हम जितना पानी लेकर आए थे वो तो खत्म हो गया। अब तो हमारे पास पीने के लिए भी पानी नहीं है। वो देखो सामने पानी बेचने वाला, मैं उसके पास जाकर पानी लेकर आता हूं। विक्रम जल्दी से उस पानी बेचने वाले के पास जाता है। अरे ताऊ जी, पानी का गिलास कितने रुपए का दिया? 5 रुपए का गिलास है बेटा, बताओ कितने दूं? अरे ताऊ जी, अभी तक तो 2 रुपए का मिल रहा था, अब अचानक ऐसे 5 रुपए का कैसे हो गया? अरे बेटा, गर्मी भी तो देखो कितनी ज्यादा है। क्या करें, पानी मिलता भी कहाँ है इतनी आसानी से। दूर नदी से लाना पड़ता है। मैं गरीब इसी काम से अपना घर चला रहा हूं। अच्छा ठीक है ताऊ जी, 2 गिलास दे दीजिए।
विक्रम उस दुकान से पानी लाकर अपने परिवार को दे देता है। अजी आप भी पानी पी लीजिए थोड़ा, देखिए तो कितनी गर्मी है। नहीं सरिता, मैंने पानी पी लिया था वहीं, तुम पियो। सरिता जानती थी कि विक्रम पैसों की वजह से पानी नहीं पी रहा है, क्योंकि जब वो पानी लेने गया था तो वो उसे ही देख रही थी। सरिता थोड़ा पानी बचाकर विक्रम को देती है। सब थोड़ा थोड़ा पानी आपस में बांटकर पीते हैं। अजी हमें रहने के लिए कोई जगह देखनी होगी, वरना हम इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे। हाँ सरिता, लेकिन अभी तो सब लोग चलकर बहुत थक गए हैं। एक काम करते हैं, किसी पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर आराम करते हैं। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तब रहने का कोई ठिकाना देखेंगे। वे सभी एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन सुबह से भूखे पेट होने से उन सभी को बहुत भूख लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है? हाँ बेटा, खाने के लिए थोड़ी बहुत रात वाली रोटी और अचार था। हमने पहले इसे खाया नहीं। अब तो बेटा वो सब इतनी गर्मी की वजह से पूरी तरह से सड़ चुके हैं। माफ करना बेटा। लेकिन माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? अब क्या करूं मैं? एक तो बेघर, ऊपर से ये गर्मी और फिर खाने की मार। अरे तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, वो सब ठीक कर देगा। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। इतना कहकर विक्रम वहां से खाने की तलाश में चला जाता है। विक्रम आसपास खाना ढूंढने के लिए जाता है तो उसे आसपास कुछ भी नहीं मिलता। जब वो वापस लौट रहा था तभी उसके सामने एक साधु महाराज आ जाते हैं। अरे बेटा, तुम मुझे बड़ा परेशान लग रहे हो। कोई बात है तो मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। विक्रम इतना ज्यादा परेशान था कि वो उन साधु महाराज को सब कुछ बता देता है। इतना परेशान मत हो बेटा, तुम अपने परिवार को लेकर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें मंदिर में ले चलता हूँ, वहां तुम आराम से खाना खा सकते हो। चलो, देर मत करो। विक्रम अपने परिवार को लेकर साधु महाराज के साथ मंदिर जाता है, जहां पर वो पेट भरकर मंदिर का भंडारा खाते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे वो साधु महाराज मिल गए, वरना पता नहीं मैं आप लोगों को कैसे खाना खिला पाता। भगवान हम जैसे गरीब बेसहारा लोगों की तकलीफ समझता है जी। जरूर उन्होंने ही उन साधु महाराज को हमारे पास भेजा होगा। लेकिन सरिता, हम रहेंगे कहाँ? बाबूजी और बच्ची को लेकर इस गर्मी में कहाँ जाएंगे? ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि भगवान सब ठीक करेंगे। हाँ बेटा सरिता, बिटिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। भंडारा खाकर विक्रम और उसका परिवार वहां से निकल जाते हैं। वे रहने के लिए काफी जगह तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिलती। आखिरकार वे थक हार कर उसी बड़े से पेड़ के नीचे ही बैठ जाते हैं। उन्हें उस पेड़ के नीचे इस भयंकर गर्मी में भूखे प्यासे रहते कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अजी देख रहे हो, गर्मी और भूख प्यास से बाबूजी और बेटी कैसे हो गए हैं। मुझसे तो अब इनकी ये हालत देखी नहीं जाती। मेरा दिल टूट रहा है। हाँ सरिता, लेकिन अब हम क्या करें? कहाँ जाएं? कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे दोस्त, रिश्तेदार सबने हमसे मुंह मोड़ लिया। हाँ जी, भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। हमने तो आज तक सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ सरिता, शायद ये हमारी कठिन परीक्षा का समय चल रहा है। ये भी गुजर जाएगा। बस भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगे। वे दोनों पति पत्नी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वो साधु महाराज उनके पास आ जाते हैं। अरे, तुम तो वही हो ना जो उस दिन मिले थे? मैं तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम चले गए।
अब मेरे साथ चलो, तुम्हारे रहने की व्यवस्था हो गई है। कल से तुम मंदिर में सेवा करना, ट्रस्ट सब सुविधा देगा। बस सच्चे दिल से भगवान की सेवा करना। अब चलो मेरे साथ। साधु महाराज उसे अपने साथ ले जाते हैं और एक अच्छे से घर के सामने जाकर रुक जाते हैं। बेटा, आज से तुम अपने परिवार के साथ इस घर में रह सकते हो। ये तुम्हारा ही घर है। बस याद रखना, कल सुबह से मंदिर में भगवान की सेवा करनी है, समझे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज जी। आपने मेरे लिए जो किया है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। आप साक्षात भगवान हैं। विक्रम साधु महाराज को धन्यवाद ही कर रहा होता है कि पलक झपकते ही वे गायब हो जाते हैं और वहां भगवान शिव की एक मूर्ति प्रकट हो जाती है। ये देखकर वे लोग सब कुछ समझ जाते हैं। शिवजी ने उनके लिए ये सब किया। ये जानकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस दिन से विक्रम रोज मंदिर जाकर भगवान की सेवा करने लगा। भगवान ने जो घर दिया उसमें उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होती। अब उसके परिवार के सारे दुख खत्म हो चुके थे। वो भगवान की सेवा करता और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है।